हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कौमी असेंबली के बाद सेनेट में भी पीटीआई के नामजद करदा अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी हो गई। महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास की ऐवान में तकर्रुरियां क्या किसी डील का नतीजा है? दोनों ऐवानों के अपोजिशन लीडर क्या बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा कर सकेंगे? जेयूआई ने महमूद खान अचकजई की तकर्रुरी को किस वजह से कॉम्प्रोमाइज करार दे दिया? इस सारी सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के करीबी दोस्त मुल्क यूएई के सदर का भारत का अहम दौरा, बड़े माशी और दिफाई नौयत के मुआहदों की खबरें, तिजारती हजम 200 अरब डॉलर्स तक ले जाने पर इत्तफाक, एलएनजी का 10 साला बड़ा मुआहदा भी कर लिया। भारत के साथ अहम मुआहदे के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के बाद यूएई का भारत के साथ दिफाई मुआहदा कितना अहमियत का हामिल है? इस अहम सफारती मामले पर गुफ्तगू करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा चेयरमैन दाखिला कमेटी ने इस्लामाबाद पुलिस की शिकायत लगा दी। 1 मिलियन अफगानियों की रजिस्ट्रेशन ना होने का इंकशाफ। 17 लाख अफगानी खुद वापस चले गए, 2 लाख को ट्रेस करके वापस भिजवाया। वजीर मुमलिकत दाखिला का बड़ा इंकशाफ। सिंध पुलिस ने सेनेट दाखिला कमेटी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। वजह क्या बनी? हमारे साथ मौजूद होंगी मेंबर दाखिला कमेटी सेनेटर पलवशा खान और इन्हीं से तफसीली गुफ्तगू करेंगे और डिटेल्स हासिल करेंगे। इसके अलावा गुल प्लाजा कराची में लगने वाली आग के मामले पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम कौमी असेंबली में आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने एमक्यूएम को निशाने पर रख लिया। एमक्यूएम का जवाबी शदीद रद्द अमल, आसफा भुट्टो को सीज फायर करवाना पड़ा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे एमएनए असद आलम न्याजी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बड़ा मूव जो है वो देखा गया है, जहां यूएई के जो सदर हैं उन्होंने दौरा किया भारत का, और एक अहम दौरा समझा जा रहा है जिसमें जो है कुछ मुआहदे भी उन्होंने किए उनके साथ। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत मेहरबानी। जनरल साहब, कैसा देख रहे हैं इस दौरे को जो कि यूएई के सदर ने किया? पिछले महीने पाकिस्तान का भी दौरा किया था, बड़ा रेड कार्पेट वेलकम जो है वो उनको दिया गया था। फिर इंडिया का अब उन्होंने दौरा किया है, वहां भी जबरदस्त जो है वो उनको वेलकम दिया गया है और बड़े अहम मुआहदे जो हैं वो भी साइन किए गए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ज्यादा क्या कुछ पाकिस्तान पे भी इसके असरात होंगे? नहीं, देखें, यूएई एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, स्टेट्स का एक कॉम्प्लेक्स है और उनकी अपनी पॉलिसीज हैं और ऑफ कोर्स इट इज देयर राइट कि अगर वो एलएनजी को सेल करने का $3 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंडिया के साथ, तो उसके ऊपर पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली किसी किस्म का एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूएई के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक इटालियन फिलासफर ने ये कहा था कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज डाइंग और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर is in the process of taking shape, अभी born नहीं हुआ, and this is the time जहां predators जो हैं वो exploit करते हैं global space को। तो अभी चूंकि एक transition period है, इसमें ये changes भी थोड़ी इनकी एक सिर्फ commercial implications ही नहीं होती बल्कि strategic side भी देखी जाती है। UAE is an important country और खसूसन उनका सऊदी अरेबिया के साथ ट्रेडिशनली बहुत अच्छे ताल्लुकात, जो कि जीसीसी का ये हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ डिफरेंसेस उनके थे जो अभी जाहिर यमन के मसले के अंदर हुए। लेकिन जो मेन पॉइंट्स उनके हैं ना, वो एक तो ये है कि सूडान के अंदर भी ये डिफरेंट ग्रुप्स को सऊदी अरेबिया और यूएई सपोर्ट करते रहे हैं, और देन ये जो लिबिया और सीरिया के अंदर भी उनके अपने डिफरेंसेस हैं। फिर यूएई इज वेरी क्लोज टू इजराइल। इजराइल को वो रेड लाइन समझते हैं, कोई अगर उनके खिलाफ भी हो, इवन यूएई के एरियाज के अंदर भी वो उनको बड़ी उनका एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है। और देन आप ये देखें कि जब यूएस की डिसएंगेजमेंट हुई है मिडिल ईस्ट से, तो यूएई अपने आप को कंटेंडर समझता है और ये अपना ये समझते हैं कि तिजारत का हब यूएई होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए, सऊदी अरेबिया होना चाहिए। तो इस तरह के इनके डिफरेंसेस हैं। और जो सऊदी अरेबिया है वो इजिप्ट के साथ भी और इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपना वो ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं।
تو ابھی یہ جو انہوں نے پیکٹ کیا ہے یہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہے، انڈیا کے ساتھ $200 بلین تک وہ لے جانے کی بات کر رہے ہیں جی اور لیکن ساتھ جو امپارٹنٹ ایشو ہے جو ہمارے لیے سوچ کا باعث ہے وہ ہے ان کا جو بائی لیٹرل اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ڈیفنس کا ارینجمنٹ ہے، بالکل جو نوعیت پاکستان اور کیسے کی ہے جی وہ تو بڑا کھل کے انہوں نے کہا نا ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ ہوگا، ان کی اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اسپیشلی جب سعودی عربیہ کی پاکستان کے ساتھ ہے اور جی سی سی کنٹریز کی آپس میں بھی ایک پیکٹ ہے اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کا، تو ایسی صورت میں انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کی جو بات ہے یہ کچھ حد تک کوشچنیبل بنتی ہے کہ آپ اس ریلم کے اندر یو ای کو اگر جا رہا ہے تو وہ کیوں جا رہا ہے، بیکاز انڈیا تو ول ٹرائی دیئر بیسٹ کہ ہمارے جتنے فرینڈز ہیں ان کو اپنے طور پہ اپنی طرف وو کرے، تو آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر ڈفرینٹ کنٹریز پاکستان بھی اپنے طور پہ سوچ رہا ہوگا اور یو ای کے ساتھ ہم تعلقات کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں، بہت سے ہمارے پائلٹس اور ایئر فورس کے ایلیمنٹس یو ایس کے ساتھ سیکنڈمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں اور یو ایس کے پاکستان ابھی یہ جو یو ای ہے اور ابھی بھی رینجار خان میں وہ آئے تھے تو ادھر بھی آئے تھے، تو ہمارے اچھے تعلقات ہیں اس لحاظ سے، لیکن یہ ڈیفنس ریلیٹڈ تعلقات انڈیا کے ساتھ ایک ایسا ملک جو کہ ہیجمونک ڈیزائن رکھتا ہے اور جس نے پاکستان پہ بھی اٹیک کیا ہے اور سارے نیبرز کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک اور سیکیورٹی پیکٹ جو ہے وہ بیانڈ کمپریہنشن ہے، تو یہ ہے اس میں آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ تو یہ بتائیں ابھی آپ نے جو ڈفرینسز سعودی اور یو اے ای کے بھی مینشن کیے، ہمارے تو دونوں سے ہی جو ہے وہ تعلقات کافی بہترین ہیں، لیکن جو آپ نے ان کے آپس میں ڈفرینسز جو ہے چاہے وہ یمن کی وجہ سے ہو چاہے صومالی لینڈ کی وجہ سے ہو جس وجہ سے بھی ہو، تو اب یہ دیکھا جائے آپ نے اولڈ ورلڈ آرڈر کا بھی ذکر کیا کہ نئے ورلڈ آرڈر میں اب اس طرح سے ممالک جو ہیں وہ ایک اپنا الائنس بنا کر جو ہے وہ چلیں گے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت، یو اے ای اور اسرائیل کا جو ہے وہ شاید ایک نیا الائنس جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تعلقات تو ہمیشہ سے اچھے تھے لیکن ایک مضبوط الائنس کے طور پر چلیں گے اور دوسرا جو ہے ان کے مقابلے میں پھر سعودی، قطر اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، یہ صورتحال ہم دیکھیں گے؟ جی دیکھیں ابھی جو میں نے سچویشن بتائی ہے نا کہ ٹرانزیشن ہے فرام یونی پولر ٹو ملٹی پولر، اور یہ ایک ولنریبل سٹیٹ ہے فار دی ادر اسمال جو ریاستیں ہیں جو اپنے آپ کو مقابلہ نہیں کر سکتی بڑی ریاستوں کا جو کہ بہت ورلڈ طاقتیں ہیں، تو ان کے لیے یہ کاز فار کنسرن ضرور ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایون یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اٹ از این ایج آف امپیونٹی، تو ایج آف امپیونٹی کا مطلب ہے کہ جنگل کا قانون ہے، کوئی کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے جو، اور اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا، اسرائیل نے اس پہ ایران پہ حملہ کیا، انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، یو ایس اے نے وینزویلا پہ حملہ کیا، اس کا کوئی لیگل جواز ہے انٹرنیشنل؟ کیا یو این کی کوئی سپورٹ ہے؟ کیا کسی طریقے سے بھی کوئی ایسا انٹرنیشنل لا ہے جو پرمٹ کرتا ہے؟ تو ایسی صورت میں پھر یہ کنٹریز اپنے ڈیفنس کے لیے، ہمارا بھی سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی اوفینسو تو نہیں ہے نا کہ کسی کے خلاف ہم نے جارحیت کرنی ہے، اٹس اے کوسچن آف ڈیفنس، تو دیٹ الائنس اینڈ ری الائنسز جو ہیں وہ ہوں گی، اور آئی تھنک کہ وہ اس لیے ہیں کہ بیکاز ابھی یہ ایک ٹرمائل میں ہے دنیا۔ بہت شکریہ جنرل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، ڈیٹیل میں بتا رہے تھے جو ریسنٹ دورہ تھا یو اے ای کے صدر کا بھارت کا اور اس پہ کچھ معاہدے جو ہے وہ ان کے آپس میں طے ہوئے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ناظرین ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ داخلہ کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس ہوا اور اس میں افغانیوں کے رجسٹریشن کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے گئے، اس پر بات کرنے کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی داخلہ کمیٹی کی ممبر سینیٹر پلوشا خان آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں، داخلہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، بہت سارے انکشافات ہوئے، بہت سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر داخلہ کمیٹی سینیٹر پلوشا خان، انہی سے جان لیتے ہیں ڈیٹیلز کہ کیا کیا جو ہے وہ انکشافات ہوئے اس اجلاس میں۔ السلام علیکم پلوشا، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ وعلیکم السلام جی پلوشا، شروعات میں آپ سے کروں گی، باتیں اور بہت ساری ہیں کرنے کو، لیکن جس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ چوری کیا گیا، ایک شخص کی شناخت جو ہے وہ چوری کر لی گئی اور وہ وکیل تھے اور پھر ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کو استعمال کر کے وہ شخص جو ہے وہ بھارت
پہنچ گیا اور وکیل جو ہے وہ پریشان یہاں پہ گھومتے رہے. متاثرہ وکیل کا کہنا ہے کہ میری شناخت میرا پاسپورٹ استعمال کر کے کیسے کوئی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گیا. کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیے یہ بالکل ایک شخص وہاں آئے, میں ان کو نہیں جانتی, لیکن انہوں نے کمیٹی کو بریف کیا اور بتایا کہ وہ خاصی ذمہ دار جگہوں پہ رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کی آئیڈینٹی تھیفٹ ہوئی اور وہ جس نے بھی چوری کیا ان کا آئیڈینٹی یا ڈیٹا وہ بھارت میں جا کے اس نے اسائلم اپلائی کر دیا. اچھا, تو یہ میں ایکچولی اس کمیٹی کو بتانے کی کوشش کری تھی کہ یہ معاملات میں نے اٹھائے تھے اپنی کمیٹی میں, اور اس کا پیچھے ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈیٹا پروٹیکشن کا کوئی قانون نہیں. جب تک ہمارے یہاں ڈیٹا پروٹیکشن لاز نہیں ہوں گے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ پروٹیکٹڈ کسی بھی شہری کا رہے گا. اور یہ انکشاف جو ہے کہ سارا ڈیٹا اویلیبل ہے ڈارک ویب پہ, 500 روپے پہ آپ کو آپ کا اپنا ڈیٹا اگر آپ خریدنا چاہیں یا کسی اور کا, وہ چوری ہو کر پاکستان کے ہر شہری کا ڈیٹا ڈارک ویب پہ پڑا ہے 500 روپے میں, جس میں اس کی بینکنگ ڈیٹیلز, ٹریول ہسٹری, ہر چیز, اس کی پاسپورٹ ڈیٹیلز, اس کی تمام چیزیں, اس کے پتے, اس کی ہر چیز جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو اب اس حالت میں آپ دیکھ لیجیے کہ سوال یہ ہے, میں نے بھی سوال کو اٹھایا اس کمیٹی سے پہلے کہ جو ڈیٹا آپ لے رہے ہیں, جو ڈیٹا ظاہر ایڈمنسٹریشن لے رہی ہے اسلام آباد کی, ان کے اپنے ریزنز ہیں فار ٹیکنگ دا انفارمیشن, لیکن کیا وہ محفوظ ہے؟ تو اس کے جواب میں ہاں یہ ہے کہ وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں, لیکن اس کی حفاظت سے ہونے کا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو یہ ڈیٹا کچھ اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیٹا ہے جو نارمل نادرا بینک یا ایف بی آر وغیرہ کے پاس ڈیٹا, آپ نے کہا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈیٹا لے رہی ہے, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں یا اپنے ریزنز ہیں, یہ کوئی اسپیشل کلیکٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ڈیٹا, جیسا کہ بیچ میں کہا تھا کہ کیا جائے گا؟ جی یہ وہ ہاؤس ٹو ہاؤس ہولڈ سروے کا سوال تھا, لیکن اس سے پہلے جو ڈیٹا بک چکا ہے وہ تو پہلے بک چکا نا, وہ تو چوری ہوا اور بک گیا. اب دیکھیں ڈیٹا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہوا میں ہی ہے نا, تو کسی کو بھی ایکسس اگر ہے اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ بیچ سکتا ہے, کوئی بھی کہیں بھی جس کے پاس ایکسس ہے. اور یہ ایک سیریس سوال ہے, میں نے تو اپنی کمیٹی میں پوچھا تھا کہ مثلاً کسی گھر میں صرف خواتین ہیں, کسی گھر میں بھیڑ عمر لوگ ہیں, بزرگ ہیں, یا کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں کوئی چور ڈاکوؤں کو آسانی سے ان کو ایکسس مل سکتا ہے, وہ آرام سے وہاں اپنا کارروائی کر کے نکل سکتے ہیں, تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے. تو یہی آج داخلہ کمیٹی نے بھی اٹھایا, لیکن بہرحال اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہماری جو منسٹری آف آئی ٹی ہے وہ ابھی تک ڈیٹا کے لاس بار انہوں نے ہمیں پچھلے جون سے وہ ہمیں ٹائم لے رہے ہیں, یقین دہانیاں کرا رہے ہیں, اور وہ ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں آ پا رہا. کیا وجوہات ہیں؟ میں نے اب انہیں ایک نوٹس پہ رکھا ہے, دیکھیں کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ ہمیشہ کمیٹیز میں تو آپ کی کمیٹی میں ریگولر آتا ہوں. یو آر ون آف دا بریویسٹ پارلیمنٹیرینز, اور بہت سارے میرا خیال ہے نان ٹریڈیشنل طریقے سے جہاں پہ بہت سارے لوگ چپ کر جاتے ہیں, کمپرومائز ہو جاتے ہیں. یو آر اگر ون آف ویری فیو جو ٹیک آن بھی کرتے ہیں اور گھبراتی بھی نہیں ہے. یہ آپ کی کمیٹیز میٹنگ کو کئی دفعہ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں. آج جو ہم نے ایک اور چیز دیکھی, آپ لوگوں کی بریوری, آپ کا اسپیشلی اپنی جگہ پہ, باقی سینیٹرز کا, لیکن کمیٹی کو تو کوئی سیریس نہیں لے رہا. انٹیریئر کی جو ہے, آج آپ نے خود سنا ہوگا کہ سینیٹرز کہہ رہے تھے, آبڑو صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو سندھ پولیس نے ان کو ان کے اگر عزیز ایک ایم پی قتل ہوا تو ان کو پروٹیکشن نہیں دے رہی. اور مجھے یاد پڑتا ہے 1-2 مہینے پہلے اجلاس تھا, اس وقت بھی کہا گیا تھا. پھر ہم اٹھنے لگے, جب میٹنگ ختم ہونے لگی, آپ بھی تھی وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا اسلام آباد پولیس والے تو ہمارا فون ہی نہیں سنتے. تو جس کمیٹی کے یہ سینیٹرز کا اور یہ چیئرمین کمیٹی کہہ رہے تھے کہ میرا فون نہیں سنتی اسلام آباد پولیس, تو جن کا سینیٹرز کا اسلام آباد پولیس ہی نہیں سنتی, چیئرمین کا نہیں سنتی, تو وہ کیا وہاں لا لائیں گے, تبدیلیاں لائیں گے کوئی؟ اور ان کے کہنے پہ تو پاکستان میں تو لگتا ہے کوئی بات ہی نہیں سنتا کوئی آپ لوگوں کی کمیٹی کی. آئی ایم سوری ٹو سے, تھوڑا مشکل سوال ہے. خلاصہ صاحب بات کی مہربانی, آپ ہمیں مشہور کر دیتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ کمیٹیز کی اب وہ وقت نہیں رہی جو ایک زمانے میں تھی, اور جو اس کا ایکچوئل فنکشن ہے وہ اب کمیٹی سر انجام نہیں دے سکتی. کیوں؟ آپ نے دیکھا مواصلات کی کمیٹی میں کیا ہوا. اب جہاں یہ ایک سوچ پروان چڑھ جائے کہ کوئی جواب دہ نہیں ہے اور سوال نہیں کیے جائیں گے, تو ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ پارلیمنٹری پروسیجر جو ہے وہ اتنا مطلب کیا کہا جائے, اس سے مبرہ ہو چکے ہیں.
और चंद बाबू ऐसे हैं जो समझते हैं वो किसी को जवाब दें। तो लिहाजा उन बाबुओं को हाथ डालने के लिए फिर देखिए ना, फिर इस किस्म की कमेटी की फंक्शन होने चाहिए और ऐसे कमेटी की कॉन्डक्ट होनी चाहिए कि वो उनके आगे जवाबदेह हों और उनकी हुक्म अदूली पार्लियामेंट की करने से घबराएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। लिहाजा हम सिर्फ शोर जरूर मचा सकते हैं, वो भी चंद लोग मचाते हैं, बाकी हर एक आदमी मचाता भी नहीं। अच्छा, बड़ी एक जो भी आपने इस पे बात की कि वहाँ पे डेटे की बात हुई और इनको दीगर चीज़ों को भी हम वहाँ पे देख रहे थे, लेकिन ये वहद कमेटी है जिसमें 20 सेनेटर जो हैं इसके मेंबर हैं और सबसे ज़्यादा अटेंडेंस भी इसी की होती है। और आज हमने देखा उन्होंने कोई मतलब 20, 30, 40 का एजेंडा रखा हुआ था, इतना बड़ा एजेंडा, मतलब 40, मेरा ख्याल 30 तो थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 20-30 के करीब एजेंडा था और इतने सारे लोगों को बुला लिया जाता है तो किसी इशू पे तो सही तरीके से गुफ्तगू भी नहीं हो सकती। और फिर जैसे मैंने कहा कि इस कमेटी में हर कोई मेंबर बनना चाहता है और लेकिन उसकी वो क्या पावर, मैंने आपको बता दी, वो कहते हैं हमारा तो पुलिस वाला फोन ही नहीं सुनता, चेयरमैन कमेटी कह रहा है और सर 20 मेंबर्स कमेटी है। ये पॉसिबल शायद उन्होंने मजाकन कहा, ऐसे तो हो नहीं सकता कि चेयरमैन कमेटी का फोन ना सुने। ये उन्होंने शिकायत लगाई तलाल चौधरी साहब को और सेक्रेटरी इंटीरियर को शिकायत लगा रहे थे और अब उन्होंने भी लगाई है, चेयरमैन साहब ने, 2-4 सेनेटर्स भी कह रहे थे हमारे तो फोन ही नहीं सुनते। देखिए ये आप इस बात पे तो मतलब इससे कोई दो राय नहीं कि यहाँ बाबू कल्चर एक चल पड़ा है। बाबू अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते, ना वजीर समझते हैं। आप जरा वजीरों की टोन देखें जो कमेटी में होती है, वो समझते हो एहसान करें आके, उनको ये एहसास ही नहीं है कि एक सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट है और इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है कि वो जवाबदेह हों, वो समझते ही नहीं। तो लिहाजा कोई किसी ताल्लुक पर जो है वो अपनी वहां से अपनी ताकत स्ट्रेंथ ड्रॉ करता है, लेकिन आपने पे अतराता है। बात कंसिस्टेंसी की है। आपने भी 1 साल लगा के, ये पीटीसीएल का बोर्ड था, यूफोन का बोर्ड था और बड़े बड़े बिग गन्स से वहां पे, उन्होंने साल तो साल आपने लड़ाई लड़ी है लेकिन नाम तो आपने आखिर निकलवा ही लिए। तो इसी तरह तो अगर सेनेटर जैसे आप कह रही हैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहे और थोड़ा सा अपना उनका ओहदा है, वो इलेक्टेड लोग हैं, तो रिजल्ट तो आ सकते हैं। आपने अपनी कमेटी में रिजल्ट लिए हुए हैं। देखिए इसका ये है कि हर आदमी की अपनी एक सोच है और अपनी ज़हनियत है। कई लोग कंसंट्रेशनल इस किस्म के अप्रोच को नहीं सही समझते और मैं उनको कुछ गलत नहीं कहती, वो मेरे कॉलीग्स हैं, लेकिन हर आदमी की अपनी सोच है। अगर वो नहीं समझते कि उन्हें जवाब लेने और एक रूटीन की मीटिंग करनी है तो उसमें क्या है, रूटीन की मीटिंग तो होती है, लेकिन एक मीटिंग के पीछे जो खर्चा होता है इस हुकूमत का, इस कौम का, वो खर्चा जो है वो उसको जस्टिफाई तो करना है ना जी। मैं तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ, हालांकि हो सकता है मैं नहीं कर पाती होंगी, लेकिन कुछ तो हमें करना चाहिए। लास्टली जो मैंने नोट किया है, आपकी बात ठीक है, कमेटीज अपनी पावर्स क्यों इतनी तेजी से लूज करके उनको मिनिस्टर भी और ब्यूरोक्रेसी भी सीरियस नहीं ले रही। मैं पहली दफा इतना दबाती है, सीरियस नहीं दबाती है। अच्छा, उल्टा दबाती है सेनेटर्स को और दबाती है जी, बिल्कुल दबाती है, इसलिए कि ये सारा प्रोसेस जो है इसकी एक जो वक़्त खो चुका है और जो भी मिनिस्टीरियल पोजीशन पे पहुंचता है या किसी सेक्रेटरी की पोजीशन पे पहुंचता है वो समझता है ज़ाहिर है कि ताल्लुक अपनी उस पर ही पहुंचता होगा, अपनी मेरिट पे, लेकिन एक ताल्लुक भी होता है। तो फिर वो अगर ताल्लुक हो और स्ट्रांग हो तो फिर उस ताल्लुक को ज्यादा अहमियत देते हैं। इतनी बुरी हालत तो जना मुशर्रफ दौर में भी नहीं थी। मैं तो 2002 से पार्लियामेंट कमेटीज कर रहा हूँ, उस वक्त भी वो मिनिस्टर आते थे और ब्यूरोक्रेसी डरती थी पार्लियामेंटेरियन से, अकाउंटेबिलिटी होती थी, उसके बाद भी होती रही। तो पहली दफा मैं देख रहा हूँ बिल्कुल डैम केयर एटीट्यूड है। और लम्हा फिक्री इस पे वजीर आजम साहब ही कुछ कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। वो अगर पाकिस्तान के दौरे पर आए तो, अगर वो पाकिस्तान के दौरे पर लाए तो आपकी ये उनको फरमाइश पहुंचा देंगे। एक जहाज से उतरते हैं दूसरे पे बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। और करासा साहब, ये पार्लियामेंटेरियंस का भी फर्ज है कि वो अपनी इज्जत को जो है वो और तकद्दुस को जो है वो पामाल ना होने दें किसी बाबू के हाथ, किसी मिनिस्टर के हाथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच परवशा हमें ज्वाइन करने के लिए। परवशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और डिटेल में बता रही थी जो दाखिला कमेटी का इजलास हुआ। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे गुल प्लाजा की आग में जो लोग झुलसने थे, झुलस गए, जिनकी दुकानें पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। अब जो है वो कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी और MQM जो है वो आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर जो है वो इल्जाम तराशी करते रहे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद बात करने के लिए मौजूद होंगे MNA असद आलम न्याजी। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। गुल प्लाजा का जो हौलनाक वाकया पेश आया और आग में झुलस के तकरीबन कहा जा रहा है 28 लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब तक जो है बहुत सारे लोग लापता भी हैं। इस संगीन इंसिडेंट के बाद कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने थे, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और जो क्रिटिसिज्म है वो जारी था। इस पर हम बात कर लेते हैं। MNA असद आलम न्याजी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच जी फॉर टेकिंग मी ऑन द लाइन। न्याजी साहब, आज जो है वो कौमी असेंबली में MQM ने बड़े सवाल उठाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे और फारूक सत्तार ने हमने देखा कि काफी क्रिटिसिज्म किया और जो ये हादसा पेश आया है उसका इल्जाम जो है वो उन्होंने लगाया है सिंध गवर्नमेंट पे, पीपल्स पार्टी पे। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो जो ये इंसिडेंट हुआ है और इसमें जितने खानदान मुतासर हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है या जो जख्मी हुए हैं या जो अभी तक मिसिंग है, मैं तहे दिल से मेरी जो दिली हमदर्दी है वो उनके साथ है। और मैं, क्योंकि ये कराची की बात हो रही है तो मैं कराची की बात करूंगा। कराची का हर बच्चा, हर बड़ा, हर माँ, हर बहन हमारे लिए एक ही बराबर है। उसमें आज बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हुई कि एक पार्टी ने पीपल्स पार्टी को कि जी इनका कसूर है और ये इस वजह से हुआ है। मेरा ख्याल है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये कुछ सियासत करने का वक्त नहीं है। ये एक चीज को कंडेम करने का और ठीक करने का वो है। आज एक ऑनरेबल MNA ने बहुत नारे लगाए वहां पे और उन्होंने कहा कि कराची बचाओ, आवाज उठाओ। अभी ये वही बात है कि जिसमें आप किसी को इश्तियाल दे रहे हैं। हम तो 10 साल से इनको कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठें, कराची के बारे में बात करें। और कराची में, बिकॉज कराची हमारे पास तो 3 साल से है। उसके बाद तो जी इनका एक लीडर था इल्ताफ हुसैन, जिसने 1978 में एक जमात, एक स्टूडेंट फेडरेशन APMSO के नाम से बनाई। 1984 में उसको MQM के नाम में तब्दील कर दिया गया। और मैं जिस इलाके से मैं इलेक्टेड हूं, वहां पे MQM के 6 लोग पहले MNA बने हैं और मेरा लाइन्स एरिया मेरे पास है। मैं जिस तरीके से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को उस आदमी ने, इनका कसूर नहीं है, आज इन्होंने डिनाई कर दिया है उस आदमी को, बहुत अच्छा काम किया है, बिकॉज वो कोई पाकिस्तान के लिए कोई ठीक आदमी नहीं था। लेकिन जितना उसने डैमेज किया है वो डैमेज इतना जल्दी कंट्रोल नहीं हो सकता। मैं आपको 2 जगह की एग्जांपल बताता हूं कि एक मेरे हलके में एक जगह है TP2 जी। ये 400 एकड़ की जगह थी जहां पे कराची का एक पानी का रिजर्वायर बनना था और पूरे कराची को सप्लाई होना था। और वहां पे फिल्ट्रेशन प्लांट को भी लगाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वहां पे 10,000 लोगों को बसाया, सिर्फ इसलिए कि वहां पे अपने वोट को बेनिफिट करके ठप्पे लगा सके। उसके बाद वहीं पे एक आजम बस्ती के साथ एक नाला है, उस नाले के साथ और नाले के ऊपर इन्होंने पूरा लोगों को बसा दिया। लेकिन जब ये बसाए जा रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी, ऑन रिकॉर्ड बात है सिंध असेंबली में। लेकिन जब उसको गिराने लगे तो पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई कि इसको हम नहीं गिराने देंगे, कि इन गरीबों का क्या कसूर है।
नियाज साहब आपकी बातें वो बताया गया। नियाज साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो आपकी बातें सारी जगह पे, लेकिन इस वक्त जो इशू है वो तो गुल प्लाजा की उसकी आग का है। ये तो सारी चीजें जो बता रहे हैं आपको भी सबको हम सुनते रहते हैं। और दूसरी बात आपने कहा 3 साल से कराची हमारे पास है, हम तो ये समझते हैं कि सिंध में 17-18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो कराची आपकी हुकूमत का उसमें शामिल नहीं था। आपने कहा 3 साल से ये हमारे पास है, मतलब जब से मेयर बने उससे पहले कोई आपकी हुकूमत नहीं थी सर कराची में? नहीं, कराची में हुकूमत थी, लेकिन हमारे साथ ये बहुत गवर्नमेंट में सिर्फ इसी दफा हमारे साथ ये गवर्नमेंट में नहीं है, उससे पहले हमारे साथ ये गवर्नमेंट में हमारे साथ होते थे। मेयर मोस्टली इनका होता था। और कराची में आपको पता है कि जिस तरीके से आज से 10 साल पहले जो कराची था और जो आज कराची है और जो 78 में कराची होता था, ये तीनों डिफरेंट वो हैं। आज गुल प्लाजा की जो हम बात करते हैं वो गुल प्लाजा की जो एक्चुअल थी वो 2 फ्लोर की इजाजत थी या 1 फ्लोर की इजाजत थी, जिसमें 1100-1200 शॉप्स बना दी गई। ये इसकी तहकीक होनी चाहिए जो कि सीएम साहब ने ऑर्डर की है। सर ये 3 साल से चले, हम पीछे ना भी जाएं, 3 साल से तो आपके पास था। और गुल प्लाजा का बताया जा रहा है कराची का हर शहरी उस प्लाजे पे ये मार्केट में जाता रहा है। वो मतलब एलीट से लेके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल सारे जाते रहे, वहां पे शॉपिंग करते थे, शादियों के लिए। तो 3 सालों में कभी सर वो ख्याल नहीं है सीएम साहब को या मेयर साहब को कि चेक करवा लें कि क्या क्या वैलेशंस होती रही हमसे पहले? सर 3 साल बड़ा टाइम होता है सर। सर बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन सर बात यह है कि इतने बड़े मसाइल हैं कि वहां पे एक शॉर्ट सर्किटिंग हुई। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में बहुत से एग्जांपल्स मैं नहीं देना चाहता कि बहुत से शॉपिंग मॉल में शॉर्ट सर्किटिंग से हुई, और ये नहीं होना चाहिए था। मैं इसकी बिल्कुल कंडेम करता हूं। अगर ये आग ना लगती तो सीएम साहब ने भी उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करनी थी, इंक्वायरी नहीं होनी थी, मतलब कुछ नहीं होना था, ये चलता रहता। फिर ना 1200 हमें दुकानें याद आती, ना वैल्यूएशन याद आती, ना पहला फ्लोर ना दूसरा फ्लोर। मतलब उसके लिए ट्रेजेडी जरूरी है, उसमें लोग जान देंगे, फैमिलीज की जाने गई हैं और बड़ा अफसोसनाक चीजें सामने आई हैं सर। उसके लिए मरना जरूरी है इंसानों का कि फिर कोई उसके बाद ये सारी चीजें चेक होंगी। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये ऑलरेडी एक चल रहा है सिंध में कि जब ये बिल्डिंग बनी थी उस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से वो तमाम बिल्डिंग्स को, जब एक बिल्डिंग का वाकया हुआ था आज से कोई 1 साल पहले, जब वो गिरी थी, उसके बाद सीएम साहब ने ये ऑर्डर दिए थे और वो तमाम बिल्डिंग्स को वो कर रहे हैं। लेकिन गलती होती है और इंसान गलती से सीखता है, और सीएम साहब ने ये एडमिट किया है कि ये हमारी गलती थी। अच्छा सर, अगली बात आपने कहा कि दुनिया भर में आग लगती है, ये एग्री विद यू। अभी हमने न्यू ईयर नाइट पे देखा, वहां पे स्विट्जरलैंड जैसे महफूज मुल्क में बार में आग लगी, वहां पे भी कोई 100 से ज्यादा लोग जो है बेसमेंट में थे वो न्यू ईयर नाइट पे, वो बेचारे हुए। और भी होते हैं, फेयर अनफ। लेकिन वहां पे कोई रेस्क्यू टीमें नजर आती हैं, कोई वहां पे हेलीकॉप्टर हमें नजर आता है, वहां पे कोई फायर ब्रिगेड नजर आता है, कोई ट्रेंड लोग नजर, सबसे बढ़कर मेयर नजर आता है। ये मेयर साहब जो है वो 24-26 घंटे बाद वहां पे गए हैं। ऐसे वजीर आला साहब जो है वो बहुत देर से पहुंचे, लोगों को चलो वहां पे होती है। और प्लस 36 घंटे तक आग वो लगी रही है और कोई बुझाने का कोई सिस्टम। आग लगती है दुनिया भर में, लेकिन 36-48 घंटे तक इस तरह किसी एक प्लाजे को तो नहीं लगी रहती सर। तो कोई तैयारी नहीं थी, कोई बजट, कोई टीमें, कोई इतना बड़ा शहर है सर, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है उनके पास। एक सीढ़ी थी वो टूट के गिरी, बेचारा वो जख्मी हो गया सर, फायर आपका वो जो था। सर अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उसके वालिद साहब भी इसी तरह उन्होंने शहादत पाई थी, जिस तरह इन्होंने ये जो फायर टेंडर था इसने वो किया। लेकिन सर आपने पूछा, सीएम साहब वहां कराची में नहीं थे, वो रात को पहुंच गए थे। लेकिन ये मेयर साहब भी नहीं थे, मेयर साहब भी पहुंच गए। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक लीडर, एक कमांडर
उसका ऑन ग्राउंड वहां पे होना जरूरी नहीं है. He should sit and coordinate. नहीं सर, मेयर होते हैं दुनिया भर में, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, बड़े पढ़े लिखे समझदार और ज़हीन बंदे हैं. मैं आपकी कमेटी मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करते हैं. यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू जिनकी मैं उनकी जहानत की, इंटेलिजेंस की मैं इज्जत करता हूं. आप बड़ी मेहनत करके आते हैं कमेटीज मीटिंग में. वेरी काइंड सर. लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस सर, ठीक है चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, मैं मान लेता हूं यहां तक बात, लेकिन मेयर इज द फर्स्ट वन टू, मतलब रिस्पोंडेंट, उसमें फर्स्ट रिस्पोंडेंट कौन होते हैं? जब 9/11 हुआ था तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट कौन थे? जुलानी एंड कंपनी थे, वो वहां पहुंचे हुए थे. तो ये तो नहीं होता कि वो कमांडर वो बाहर बैठ के कमांड तो नहीं दे रहे थे कि मैं अपने दफ्तर बैठा, जुलानी सिटिंग देयर, 9/11 हो गया और फाइट फाइटर लड़ते रहे. सर मेरे साथ नहीं थे. मैं आपको बताऊं, मैं आई वॉज द फर्स्ट वन टू रीच देयर, जहां पे लोग नहीं थे उस वक्त. ये 10:15 पे वाकया हुआ और मेरा हल्का नहीं है, बट साथ ही एक हल्का था. तो ये बड़ा कंजस्टेड एरिया है जहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचते हुए भी बहुत प्रॉब्लम हुई और डेप्टी मेयर फौरन पहुंच गए थे. लेकिन मेयर साहब नहीं थे जो बाद में आए और उन्होंने वहां पे साइड पे भी गए और उन्होंने किया. लेकिन सर ये वक्त जो है वो सियासत का नहीं है. ये वक्त है लोगों के दुखों पे उनके साथ खड़े होने का. नहीं ये साहब, मैं आपकी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, सॉरी टू से इट अगेन, कि मतलब सियासत अब किस चीज़ को कहते हैं? अगर किसी विक्टिम के लिए आवाज़ उठाई जाए, किसी हुकूमती नलायकी की बात की जाए, इदारों की नलायकियों की बात की, जिसकी कीमत जो है लोगों ने जानों से दी है, तो उसको सियासत कहा जाए? क्या करें, मतलब क्या करें हम, क्या कहें? कोई और सियासी बंदा कोई और क्या कहे कि दुआ खैर कर दे कि अल्लाह की मर्जी थी बस ठीक है, या उनके लिए आवाज़ उठाना, बात करना ताकि फ्यूचर में ये चीज़ें ना हों, जा जिन लोगों की कोई नलायकी है, गैर जिम्मेदार उनको सजा मिले, इसको अब सियासत क्यों कहते हैं सर? और सियासत क्या होती है? आवाज़ उठाना ही होता है ना हकूक के लिए, चीज़ों के लिए. सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. जिनका ये लोगों ने गलती की उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए. सीएम साहब ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है जी, और इंशाअल्लाह उनको जरूर सजा मिलेगी. हम भी इस चीज को इंश्योर करेंगे कि वो सजा उनको जरूर मिले. बहुत शुक्रिया आपका सर, आपको आपसे बात ये करते रहेंगे सर. आपका न्याय साहब, बड़ा आपने हौसले और तफसील से हमें चीज़ें बताई, तो आपको हम एंगेज करते रहेंगे बहुत सारे इश्यूज. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. असद आलम न्याजी MNA हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे गुल प्लाजा में जो आग लगी उसके हवाले से क्या इकदाम जो है वो CM सिंध ने जो है वो अनाउंस किए हैं. आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी.